उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी के विधानसभा चुनाव बूथ सम्मेलनों की कल से शुरुआत। अध्यक्ष नड्डा का 10 से 11 मई को हनुमानगढ़ गंगानगर दौरा। चूरू के तारानगर में पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण हुए आक्रोशित। ग्रामीणों ने कहा, हर बार मिलता है आश्वासन। जयपुर में फिर कोरोना विस्फोट, छंत्र केस मिले। नया एपीसेंटर बन रहा है धौलपुर। यहां पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा। और खबरें विस्तार से। बीजेपी राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में अभी से जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को राजस्थान के नहरी क्षेत्र के दौरे पर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष 10 मई को श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में बीकानेर संभाग के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बूथ जीता तो चुनाव जीता थीम पर नड्डा कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। राजस्थान में बीजेपी अपने 52,000 बूथों को अब पूरी तरह सक्रिय करने जा रही है, जहां करीब 11 लाख कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज चुनावों में पार्टी को वोट दिलाने के लिए अपना रोल निभाएगी। आगामी दिनों में अलग अलग संभागवार बूथ सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। जेपी नड्डा 11 मई को हनुमानगढ़ में जिला कार्यालय भवन समेत प्रदेश के कुल 10 जिला बीजेपी कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 4 बीजेपी कार्यालयों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। सुबह 11 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जबकि 9 से ही हवन पूजन शुरू हो जाएंगे। उद्घाटन के बाद सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन प्रसादी भी रखी गई है। बीकानेर से खबर, जहां कोलायत मुख्यालय पर तहसील अध्यक्ष भंवरलाल उपाध्याय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बताया कि 5वीं बोर्ड परीक्षा में लिए जाने वाले शुल्क से निजी विद्यालयों को मुक्त रखा जाए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में 5वीं बोर्ड का शुल्क नहीं लिया जा रहा। सभी मदरसा में भी 5वीं बोर्ड को मुक्त कर दिया है। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मूल सिंह को भी ज्ञापन दिया और दोनों कार्यालयों के आगे आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। संचालकों ने सरकार से मांग की है कि यह दोगला व्यवहार बंद किया जाए। ऑनलाइन अध्ययन कराने वाले परंतु पोर्टल पर मानवीय त्रुटि बस हुई गलतियों के कारण पोर्टल पर विद्यार्थियों के रेड लाइन आ रही है, इसलिए उनका भुगतान रोक दिया गया। इसलिए उनका भुगतान जल्द ही करवाया जाए। इस तरह से 4 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें समस्त निजी स्कूल के संचालक मौजूद रहे। आज स्कूल शिक्षा परिवार श्री कोलायत जी की ओर से एसडीएम कार्यालय और बीओ कार्यालय पर 5वीं की अवैध वसूली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और उनके नोटिसों के आदेशों की होली जलाई गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रशासन से कि सरकारी स्कूलों के अंदर एसएफजी के नाम से हर वर्ष ग्रांट आती है, उसके बाद उनसे पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। मदरसों की स्कूल फीस माफ कर दी गई है, तो निजी विद्यालयों से किस आधार पर वसूली की जा रही है। मैं प्रशासन से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया विद्यालयों के अंदर हिंदू और मुसलमान न करें, सभी से सम्मान व्यवहार किया जाए। अगर मदरसों से शुल्क ली जाती है तो निजी स्कूलों से भी शुल्क देने के लिए तैयार हैं। सरकारी विद्यालयों से शुल्क ली जाती है, हम उसके देने के लिए तैयार हैं। आरटी के अंदर राज्य सरकार ने जो आरटी नियम लागू किया है, उसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि 6 से 14 साल के बालक से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा और वो उसका शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार है। तो फिर 5वीं क्लास के विद्यार्थियों से किस आधार पर शुल्क वसूल किया जा रहा है? या तो सरकार आरटी का नियम वापस ले ले, हम शुल्क दे देंगे, या फिर सरकार सरकारी विद्यालयों से और मदरसों से भी शुल्क वसूल करें, हम भी शुल्क देने के लिए तैयार है। अन्यथा चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करेंगे और किसी भी सूरत में कोई भी विद्यालय, निजी विद्यालय जो है वो 5वीं का अवैध शुल्क जमा नहीं करवाएगा। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां सीएससी जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चित्तौड़गढ़ स्टेडियम में रखा, जो कि सीएससी योद्धा और सीएससी रॉयल के बीच हुआ।
सीएससी योधा ने शानदार पारी खेलते हुए 65 रन का लक्ष्य लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएससी रॉयल 56 रन पर सिमट गई। मैन ऑफ द मैच सूर्या मेनारिया रहे। साथ ही मनोज साहू ने शानदार 3 विकेट लिए। इस अवसर पर सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जयदीप सिंह और मंजूर कुरैशी सहित विलय सुरेश, हीरा सिंह, नारायण जाट और राजवीर सिंह, ऋतिक आदि उपस्थित रहे। कोलायत से खबर, जहां आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों का प्रदर्शन। 2 दिन पूर्व हुई आगजनी की घटना में 8 गायों की मौत से ग्रामीणों में भारी रोष है। उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से जनहानि सहित नुकसान से एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोलायत मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र खोलने के लिए ग्रामीणों ने आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर कोलायत तहसील में हो रही आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए अग्निशमन केंद्र कोलायत मुख्यालय पर खुलवाने की मांग रखी है। उपखंड अधिकारी को आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम जी चौहान साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसके अंदर कोलायत मुख्यालय के अंदर अग्निशामक केंद्र जो कि खुलना चाहिए, वो आज तक नहीं खुला है। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ कई आगजनी की घटना हो चुकी है, मगर इस पर सरकार, प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दुख की बात यह है कि यहाँ पर बीकानेर जिले के 8 राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री हो गए, उसके बावजूद भी कोलायत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कल 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई, उसको देख करके आंखों में पानी आ जाता है। लोगों ने, जो गांव के लोग थे, वो मिल करके उस आगजनी के ऊपर काबू पाया, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, मगर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर कोई दमकल की व्यवस्था नहीं है और न ही अग्निशमन केंद्र है। यहाँ हम पुरजोर आपसे निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि आप अपनी आंखें खोलें और इस कोलायत के अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा दूर दराज का क्षेत्र है, इसको क्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर अग्निशमन केंद्र और दमकल की व्यवस्था की जाए। सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी को क्या कहेंगे? हम कहना चाहते, चाहे सांसद जी हो, चाहे राज्य सरकार के केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, हमारा जनता का ये निवेदन है कि आप कैसे भी करो, यहाँ कोलायत के अंदर अग्निशमन केंद्र खुलना ही चाहिए, और यदि नहीं खुला तो ये। जोधपुर से खबर, जहां भीतरी शहर में बिष्टियों के मोहल्ले में बाइक पर बैठे एक युवक को नकाबपोश ने चाकू मार दिया। उससे उसके घुटने के नीचे हल्की चोट आई। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर पूरे मामले की जांच शुरू की गई। एक टीम ने सीसीटीवी खंगाले तो दूसरी टीम ने दानिश को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले गए। फिर उसे पुलिस चौकी लाया गया, जहां दानिश ने अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट दी है। पुलिस कमिश्नर ने पूरी घटना की पुष्टि की। वहां दोनों युवकों में पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने हमलावर को फिलहाल हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि आज ही जोधपुर पुलिस ने 9 मई सुबह 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी है, वहीं पूरा बाजार खोलने की इजाजत दी है। इस बीच इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। एक लड़का है अभी, उसने कहा जे उदित सुनी उन्हें उनको सबको मारा। हम दोनों हमारे पास है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगा कर लेंगे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई सीरियस नहीं है, जब पैर के नीचे थोड़ा बहुत लगे, नहीं ऐसा कोई घटना मेरे जानकारी नहीं। हम बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है हमारे पास, और वेरीफाई करके जो भी सही होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। नहीं, घायल का बिल्कुल माइनर इंजरीज नींद के नीचे है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है। फिलहाल मौके पे क्या है? मौके पे अभी स्थिति सही है। थाना हल्के का सभी है, डीसीपी है, डीसीपी सेंट्रल है और सफिशिएंट जाब्ता तैनात है। सर हिस्ट्री से तो बताया जा रहा है, नहीं वो भी देखेंगे हम। इस घटना को लेके क्या है वो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। सर घायल का नाम क्या है? घायल का नाम आदित्य और मारने वाले का? उदित। कोई आपस में विवाद हुआ क्या हुआ? कुछ घटना को पता चला? नहीं, ये तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, उस दौरान मुझे सब हुआ। कब की घटना है? 6:30 बजे की। बता दो दिए अगर। ठीक है। आज तक आपने रेक्टम में छुपाकर विदेशों से सोने की तस्करी के बारे में सुना होगा।
उसके बाद जोधपुर सेंट्रल जेल की एक घटना भी सुनी होगी, जिसमें कुछ कैदी रेक्टम में छुपाकर जेल के भीतर मोबाइल ले जा रहे थे। लेकिन अब जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला है। जेल में उद्योगशाला से वापस जेल अंदर ले जाते वक्त कुछ कैदियों के रेक्टम में रजनीगंधा के पैकेट मिले। दरअसल उद्योगशाला में काम के बाद सभी कैदियों को वापस जेल में ले जाया जा रहा था। इस दौरान जेल प्रहरी और आरएसी के जवानों को 3 कैदियों पर संदेह हुआ। उन्होंने इन तीनों केंद्रों को अलग किया और फिर डिस्पेंसरी में ले गए, जहां उनकी सोनोग्राफी की तो उनके रेक्टम में रजनीगंधा के पैकेट छुपाए होने का पता चला। फिर जेल पर प्रहरियों ने इन तीनों कैदियों रमेश, पद्माराम और राजू से रेक्टम में छुपे 77 रजनीगंधा के पैकेट और एक जर्दे की पुड़ी बरामद की। पूरे घटनाक्रम को लेकर रातानाडा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अब रातानाडा थाना पुलिस इन कैदियों से पूछताछ करेगी और ये जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि ये रजनीगंधा के पैकेट उद्योगशाला में कैसे आए और फिर रेक्टम में छुपाकर जेल तक ले जाने का किसने उन्हें बताया और जेल के अंदर ले जाने के बाद यह रजनीगंधा के पैकेट किसे देते थे। सर, जेल प्रशासन की ओर से एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी कि जेल के 3 कैदी उद्योगशाला में काम करने के बाद जब बैरक में ले जाया जा रहा था तो संदेह के आधार पर तलाशी ली गई। तो तीनों कैदियों ने अपने रेक्टम में प्लास्टिक की थैली में रजनीगंधा पान मसाला की पुड़ियां छिपा करके रेक्टम में डाली हुई थी, जो उनकी तलाशी में सोनोग्राफी से पता पड़ा, जिन्हें निकाला गया और थाने पर लिखित रिपोर्ट दी गई, जिसमें प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। झालावाड़ से खबर, जहां आज पिड़ावा में काल भैरव मंदिर परिसर में अखिल भारतीय गोस्वामी सभा जिला झालावाड़ की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने सर्वसहमति से रामेश्वर गोस्वामी मायाखेड़ी को जिलाध्यक्ष और डॉक्टर रमेश गिरी बोलिया बुजुर्ग को युवा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला संरक्षक कारूगिरी गुंडी और जिला महामंत्री श्यामगिरी और भवानी मंडी जिला उपाध्यक्ष महंत चित्रपुरी पिड़ावा सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। वहीं युवा जिला उपाध्यक्ष कारूगिरी ओडिया खेड़ी और पिड़ावा तहसील अध्यक्ष भैरूपुरी ओडिया खेड़ी, बकानी तहसील अध्यक्ष रामेश्वर गिरी बकानी नियुक्त किए गए। बात करेंगे खबरों में चूरू जिले की, जहां तारानगर में गांव वास सराइन में पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने कहा कि हर बार आश्वासन मिलता है, पानी नहीं मिलता। प्रशासन की वार्ता के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। तय समय के बाद भी पानी नहीं मिला तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तहसील के ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत गांव बाज सराइन के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर 2017 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण विनोद पिलानिया ने बताया कि लंबे समय से पानी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर धरना देते हैं, पानी की मांग करते हैं, लेकिन हर बार प्रशासन के समझौते के बाद धरना स्थगित हो जाता है। करोड़ों के बजट से टंकी बनी और पाइपलाइन पड़ गई, लेकिन समस्या आज भी बरकरार है। गांव वालों ने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी व कलेक्टर को ज्ञापन द्वारा मांग कर बताया कि 9 मई से पहले पानी का समाधान होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज सोमवार को किसान, मजदूर, बेरोजगार और महिलाएं गांव के मुख्य चौपाल में उतर गए। साथ में सरपंच निर्मल भादु को ही चौपाल में बुलाया, जिसके बाद जल विभाग से टेलीफोन के माध्यम से एक्सीएन रामनिवास रेगर से बात हुई और मुखिया 15 लोगों के साथ पुनरास फांटे पर बैठने को कहा। बैठक में एक्सीएन रामनिवास रेगर व जयंत विश्राम सैनी और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनी कि 24 मई तक पाइपलाइनों को चेक किया जाएगा और 24 से 30 मई तक सभी कनेक्शनों में पानी छोड़ दिया जाएगा। वहीं वार्ता के बाद ग्रामीणों का कहना है कि 2017 से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन व प्रशासन से हर बार आश्वासन मिलता आ रहा है। समाधान न तो प्रशासन ने किया और न नेता वादों पर खरा उतर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पुंदरास फांटे पे जो धरना चल रहा है, वो धरना इस बात को लेके हुआ है कि प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की। हमने बार बार एससी साहब को, आईएन साहब को, एक्शन साहब को पानी के बारे में अवगत करवाया और हमने कलेक्टर साहब को भी 9 तारीख के आंदोलन के लिए अवगत करवा दिया था। एससी साहब को, कलेक्टर साहब को लिखित में दे दिया था। उसके बाद आज ग्रामीणों ने मिलकर आंदोलन किया और आंदोलन में एक्शन साहब यहाँ पहुंचे और एक्शन साहब के समक्ष हमारी हमने मांगे जो भी थी वो रखी और उन्होंने इस बात पे सहमति बनाई कि हम जो लाइन पड़ी हुई है सारायण से बास सरायण की तरफ, उसको 24 तारीख तक जब तक क्लोजर है उसको प्रॉपर रूप से चेक करवा लेंगे। कहीं लाइन ब्लॉकेज है या अप डाउन है, जो भी है उसको चेक कर लेंगे और 24 से 30 के बीच में जो बास सरायण में जितने भी कनेक्शन हुए हैं उनमें सुचारू रूप से पानी छोड़ दिया जाएगा, चेक करवा दिया जाएगा।
उसके बाद भी अगर दिक्कत रहती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी, एक्शन साहब की होगी। एक्शन साहब ने हमें यह चीज लिखित में दे दी कि 30 तारीख तक मैं इसका संपूर्ण समाधान निकाल दूंगा, जिसमें जो हमारा एक वार्ड बाकी बचा है बासारण में, उसकी व्यवस्था उसके तुरंत बाद की जाएगी। जब 9-10 वार्ड में पानी छूट जाएगा उसके बाद 11 नंबर वार्ड की आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। इस पे हमारी सहमति बनी है। इसके बाद भी अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो आगे के लिए हम ग्रामीण फिर से तैयार हैं और इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा, हमारी इसमें कोई वो नहीं होगी। 30 तारीख के बाद आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो। खबरों में बात करेंगे सूरतगढ़ की, जहां गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले लोक देवता तेजाजी महाराज के वंशज किसान नेता राजस्थानी भाषा संघर्ष के आगीवान मैयाराम धोलिया का सूरतगढ़ पहुंचने पर भाषा प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में विविधा संस्था अध्यक्ष योगेश स्वामी, अमरनाथ लंगर सेवा समिति अध्यक्ष किशनलाल स्वामी, ब्राह्मण महासभा के श्रीकांत सारस्वत, पारिक समाज के कन्हैयालाल पारिक, राजस्थानी साहित्यकार मनोज कुमार स्वामी, मुरलीधर पारिक सहित अनेक लोग वहां पर उनका स्वागत करने के लिए और उनका सम्मान किया। वहीं मैयाराम के साथ किसान नेता लूणी के पूर्व प्रधान सेलाराम सारण, राजस्थानी भाषा संघर्ष के साथी बंशीलाल राजपुरोहित और सूरतगढ़ के दौरे पर आए थे। राजस्थान में कोरोना के केसों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जयपुर में आज कोरोना के 76 केस मिले, जो तीसरी लहर के बाद अब तक मिले केसों में सबसे ज्यादा है। इस बीच राज्य का एक जिला ऐसा भी है जहां पिछले दिनों कोरोना के केसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। धौलपुर में कल एक दिन में 55 केस मिले। पिछले एक सप्ताह की यहां की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देखें तो इसका औसत उत्तर भारत में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा है। यहां पिछले 8 दिनों की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 4.47% रही। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में जयपुर के बाद धौलपुर दूसरा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। यहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 95 में पहुंच गई। 1 से 8 मई तक धौलपुर में कुल 2169 टेस्ट हुए, जिसमें से 97 सैंपल पॉजिटिव निकले। साथ ही टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 4.47% रही। दिल्ली में औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% के ऊपर है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति देखें तो राज्य में पिछले 8 दिनों में कुल 556 केस मिले। जिलेवार स्थिति देखें तो पिछले 8 दिन में सबसे ज्यादा 357 केस जयपुर में मिले और फिर धौलपुर में 57, अलवर में 35 मिले तो वहीं दौसा में 11 केस मिले। जयपुर में आज 5 मार्च के बाद सबसे ज्यादा केस मिले। 5 मार्च को जयपुर में 134 मरीज एक दिन में मिले थे। आज जयपुर में 76 केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 11 मालवीय नगर एरिया के हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 8, मानसरोवर में 6, टोंक रोड गोपालपुरा में 5, जगतपुरा सांगानेर प्रताप नगर में 4, पत्रकार कॉलोनी धोलाई में 3, अजमेर रोड दुर्गापुरा वाटिका और सांभर में 2 और शेष 15 इलाकों में 1 केस मिले हैं। राजस्थान में इन दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट हर रोज औसतन 5800 टेस्ट पूरे प्रदेश में करवा रहा है। ये टेस्ट में ज्यादातर हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों के हो रही हैं। जयपुर में हर रोज औसतन 1763 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर जब थी तब औसतन हर रोज 10,000 से ज्यादा टेस्ट अकेले जयपुर में हो रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।